प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपसे पूछा जाएगा किसी कहानी का सारांश। दोस्तों 16 फरवरी को यही आएगा पंचलाइट और बहादुर। इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। अगर आपने अभी तक पंचलाइट और बहादुर कहानी को याद नहीं किया है तो आज की इस वीडियो को देखते देखते ही आपको ये दोनों कहानियां याद हो जाएंगी। सबसे आसान भाषा में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास केवल और केवल एक दिन बचा है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आपको इन दोनों कहानियों का सारांश बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और कल 16 फरवरी को एक कहानी जरूर आएगी, पंचलाइट और बहादुर। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। ठीक है, उसके नीचे आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है। 80 शब्दों में ये लिखने के लिए आता है, तो 80 शब्दों में ही हमने लिखा है। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। उसके अंतर्गत लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, यानी पंचलाइट कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, यानी इस कहानी में बिहार का एक पिछड़ा गांव है और जिसके रहन सहन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी उसके रहन सहन को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए क्या इसमें दिखाया गया है, महतो नाम की टोली में, महतो एक टोली का नाम है बिहार में। ठीक है, टोली में सब अनपढ़ लोग हैं। उसमें क्या है, सब लोग अनपढ़ हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। उन लोगों ने चंदा उसूल कर रामनवमी का जब मेला होता है तो उस मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स किसे कहते हैं, पंचलाइट को ही पेट्रोमैक्स कहते हैं, जिसे वह लोग पंचलाइट कहते थे। और जिसे वह लोग पंचलाइट भी सही से नहीं कह पाते थे, इतने अनपढ़ थे, उससे क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। और इसको देखने के लिए ना गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ा हम इसे समझाते हुए चलते हैं आपको कि क्या है, महतो टोली है ना, वहां पर सब लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। रामनवमी का जब मेला लगा तो वहां लोगों ने क्या किया, पैसा बटोर कर, सब लोगों ने पैसा जमा किया और उस पैसे से बटोर कर पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी जो पहले जमाने में आप देखे होंगे, हो सकता कोई देखा हो, जो लालटेन हुआ करती थी उसे इन लोगों ने खरीदा था। तो इससे वह लोग क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट उसका नाम था। इतने अनपढ़ लोग थे कि पंचलाइट भी सही से नहीं कह पाते थे, उसे क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। और इसे देखने के लिए, अब देखो, इसको देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा होंगे। आज कोई लेकर आए तो उसे कोई घर के लोग भी नहीं देखेंगे, और इसको देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा होंगे। फिर सरदार ने इसको जलाने के लिए, फिर जो उस टोली के सरदार थे ना, उस पेट्रोमैक्स यानी उस लालटेन को जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन कर दिया। ऐसा किया जैसे लगता है मूर्ति लेकर आए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी ना, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या ये थी कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना ही नहीं जानता था। लेकिन अब करेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, पंचलाइट कोई जलाना ही नहीं जानता था। लेकिन एक युवक था, एक आदमी था, एक लड़का था गोधन, जो पंचलाइट जलाना जानता था। लेकिन क्या था ना, गोधन को पंचों ने अपने गांव से भगा दिया था। क्यों भगा दिया था, क्योंकि वह मुनरी से प्रेम करता था। एक मुनरी, एक लड़की का नाम है जिससे वह प्रेम करता था। फिर मुनरी की माँ गुलरी काकी ने, ठीक है, पंचों से शिकायत की कि वह मेरे घर के पास से जब गुजरता है, यानी जब जाता है, तो सलीमा का गाना गाता है। सिनेमा यहाँ पर कहना चाहिए था, लेकिन इतने अनपढ़ लोग थे वहां के, सिनेमा को सलीमा बोलते थे। ठीक है, सलीमा का गाना गाता है, तो इसलिए पंच के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गोधन को भगा दिया। ठीक है, फिर लोग किसी ना किसी तरह गोधन को, किसी ना किसी तरह करके गोधन को बुलाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि अब तो पंचलाइट अगर कोई जलाएगा नहीं तो इसको लाने का मतलब ही क्या निकलेगा। और उन लोगों के अंदर एक चीज ऐसी थी ना कि जो पड़ोसी का गांव था, उस वहां से अगर उसे कोई किसी को बुलाकर ले आते कि चलो हमारे यहाँ पंचलाइट जला दो, तो उनकी बेइज्जती हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर पंचलाइट कोई जलाएगा तो अपने गांव का ही आदमी जलाएगा। तो इसलिए गोधन उनके गांव का था, वो पंचलाइट जलाने जानता था। भले ही उन्होंने उसे भगा दिया था, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह गोधन को बुलाया। फिर लोग गोधन को बुलाते हैं, फिर गोधन बड़े ही आसानी से पेट्रोमैक्स जला देता है। फिर गोधन क्या करता है, बड़े ही आसानी से पेट्रोमैक्स जला देता है, क्योंकि गोधन थोड़ा पढ़ा लिखा था, जानकार लड़का था। ठीक है, फिर लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वहां के लोग जो पेट्रोमैक्स देखने आए थे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं,
फिर सब लोग कहते हैं सात खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी जो गोधन को भगा दिए थे जिस नाराजगी की वजह से, वो सब लोग अब नाराज नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए ये बोलते हैं, ये कुछ सारी बोलते हैं सात खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। फिर क्या होता है, पंचलाइट जलने से लोग भजन और उत्सव मनाते हैं। लोग इतना खुश होते हैं कि भजन भी करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं, यानी फंक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेणु जी ने इस कहानी से शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। फिर आपको नई लाइन से लिख देना है कि रेणु जी की इस कहानी से शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, यानी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर गोधन पढ़ा लिखा नहीं होता तो उस टोली में कोई भी उस पंचलाइट को यानी पेट्रोमैक्स को जला नहीं पाता। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ही आवश्यक है, ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों पंचलाइट कहानी अगर आपसे पूछा जाए और आप इतना लिख देते हो तो 5 नंबर आपको पूरे मिलने वाले, 1 नंबर भी इसमें नहीं कटेगा। 80 शब्दों में पूछा जाता है, खासकर 80 शब्दों में ही हमने लिखा और बहुत ही आसान भाषा में लिखा, ठीक है। तो आप अगर इसे याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं बहादुर कहानी का सारांश। यहाँ पर सिंपल से आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है जिस तरह से हमने लिखा है, फिर उसके अंतर्गत लिखना है अमरकांत जी ने, ठीक है। अमरकांत जी ने जो इस कहानी बहादुर कहानी को लिखे हैं वो किसने लिखा है, अमरकांत जी ने, ठीक है। तो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के बहादुर नाम के लड़के के बचपन का वर्णन मिलता है। अमरकांत जी ने इस कहानी में जो है 12-13 साल का एक बहादुर नाम का लड़का है जिसके बचपन का वर्णन इसमें मिलता है, यानी उसके बचपन को इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए कहां से कहानी शुरू होती है, आपको बताते हैं। बहादुर एक मध्यम वर्ग का लड़का है, यानी बहादुर एक मिडिल क्लास का लड़का, ना बहुत अमीर है ना बहुत गरीब है, ठीक है, जिसे उसकी माँ डांटती है। फिर क्या होता है, उसकी माँ उसे कुछ सी काम के लिए डांटती है तो वो क्या करता है ना, अपनी माँ से नाराज होकर शहर चला जाता है। फिर शहर जाकर जहां उसे लेखक जी मिलते हैं और जहां उसे अमरकांत जी मिलते हैं, ठीक है। फिर अमरकांत जी उसे अपने घर ले जाते हैं, ठीक है, और उसे अपने घर ले जाते हैं तो वहां उनकी पत्नी निर्मला, अमरकांत जी की पत्नी का क्या नाम है, निर्मला, निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेती हैं, ठीक है। बहादुर को निर्मला अपने घर में नौकर बनाकर रख लेती हैं। लेकिन बहादुर जो था ना बहुत एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का था, वह घर को साफ सुथरा रखता था। निर्मला का बेटा किशोर उससे दुर्व्यवहार करता था, ठीक है। बहादुर जो है एक परिश्रमी यानी मेहनती और हंसमुख लड़का था, ठीक है, हमेशा हंसता था, ठीक है। वह घर को हमेशा साफ सुथरा पोंछ कर सब कुछ सही करके रखता था, ठीक है। और निर्मला जी का जो बेटा, अमरकांत जी का जो बड़ा बेटा था किशोर, उससे दुर्व्यवहार यानी उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। फिर निर्मला जी अब बदलने लगी और निर्मला जी भी का व्यवहार भी उससे बदलने लगा। एक दिन घर पर रिश्तेदार लोग आए, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अमरकांत जी के कुछ रिश्तेदार उनके घर आए। फिर उनकी कुछ चीजें हेरा गई, ठीक है, उनकी कुछ चीजें खो गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहादुर पर बिना गलती का आरोप लगा दिया, ठीक, आरोप लगाते हैं, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि बहादुर पर ही आरोप लगाते हैं कि यही हमारी चीजों को चुराया है, ठीक है। तो लोग उसे बहुत डराते धमकाते हैं। तो बहादुर को वहां के लोग जो रिश्तेदार आए थे उसे बहुत डराते हैं और धमकाते हैं, धमकी उमकी देते हैं, ठीक है। फिर एक दिन सिल गिर कर 2 टुकड़े हो जाती है। फिर एक दिन जो सिल बट्टा होता है मसाला पीसने वाला, उसके हाथ से गिर जाती है और वह 2 टुकड़े हो जाती है टूट कर, ठीक है, जिससे वह डर जाता है, जिससे बहादुर बहुत अधिक डर जाता है और वह पिटाई के डर से वहां से भाग जाता है, ठीक है। बहादुर क्या करता है, उसके हाथ से जब सिल टूटकर गिर जाती है तो वह सोचते हैं कि अब मुझे घर वाले बहुत मारेंगे, तो इसलिए वह डर जाता है और वहां से भाग जाता है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना, बहादुर कहानी का सारांश में बहुत आसान भाषा में हमने लिखा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नई लाइन से लिख देना है, ये कहानी बचपन को बचाए रखने का प्रमाण देती है, यानी इस कहानी में ये प्रमाण मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमें अपने बचपन को बचाए रखना है, अपने बचपन को किसी के नौकरी के हाथों नहीं सौंपना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और सीख मिलती है कि हमारा घर किसी कैसा भी हो लेकिन हमारा घर अपना घर होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि बहादुर अगर वहां पर अपनी माँ से नाराज ना होकर जाता तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते। तो इसलिए आप ये सीख मिलती है कि अपने घर पर ही रहना चाहिए और अपने बचपन को बचाए रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो भी चीजें हमने बताया है, अगर आप इस तरह से कल 16 फरवरी है उस पेपर में आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बहुत ही आसान भाषा, बहुत ही अच्छे से हमने लिखा है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि, और दिन भर आज
आज दिन भर आपको हर क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। जैसे ये हमने बताया पंचलाइट कहानी का सारांश, उसके बाद आता है खंडकाव्य। अब इसके बाद आपको खंडकाव्य की वीडियो मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे खंडकाव्य वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।